हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग आपसे सफर में पादपों में पोषण। आज ये चैप्टर है 7th क्लास का। 2 दिन 3 दिन से जो है तो नहीं आ रहा था, कुछ पर्सनल कारण था, इसके चक्कर में वीडियो। तो आज जो है हम करा रहे हैं आपका 7th क्लास का साइंस NCERT सीरीज। ठीक है, तो इसमें आपको अंत तक देखना है। ठीक है, आपको अंदाजा आ जाए कि 7th क्लास में कितने लेवल के क्वेश्चन आए, कितने अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप साइंस की किसी बुक में नहीं पढ़ते हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है, सत्य चुनना है हमको। ठीक है, 2 कथन दिया गया है। 2 कथन, पहला है जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। बिल्कुल कहलाते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हरे पेड़ पौधे। जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते, ये भी सही है। तो दोनों 1 और 2 कथन क्या था, सही था। तो हमको पूछ रहा सही कथन का चयन कीजिए, क्या हो जाता है आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। 2 नंबर दिख रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में किन्हें या किसे पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। तो पादप जो है पौधा, वो खाद्य पदार्थ किसी पत्ती की सहायता से बनाता है। तो इसे उसका जो पत्ता होता है, पत्ता, उससे जो है क्या बोला जाता है, पादपों की खाद्य फैक्ट्री। ठीक है, खाद्य फैक्ट्री की संज्ञा दी गई पादपों का। तो एक आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं कि पादपों में खाद्य पदार्थ के संश्लेषण में तो पत्तियाँ में होता है, पत्तियाँ जो रहता है, इसलिए पत्तियाँ को पदार्थों की, पादपों की खाद्य क्या कहा जाता है, खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है। और मृदा में उपस्थित जल, खनिज लवण जल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, पूरा प्रोसेस बता रहा, और वाहिकाओं के माध्यम से पत्ती तक पहुँचाया जाता है। और पत्ती में ही यह है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएँ क्या होती है, संपन्न होती है। इसीलिए पत्ती को क्या बोला, पत्ता को क्या बोला जाता है, पादपों के खाद्य का फैक्ट्री। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? कह रहा कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, बिल्कुल चाहिए, ये हरे पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा सूर्य का प्रकाश चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है जल। ये चारों चीज़ चाहिए। चारों चीज़ के बाद ही क्या होगा, बताइए क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएँ होगी। कहीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं, ये इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 सभी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा आवाज़ थोड़ा सा भारी लग रहा है क्या? कोई बात नहीं, आज में भारी लग रहा है, कल से इसको और ठीक करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में जो कथन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में कौन सही है। तो पहला कह रहा है, पहला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस का और कार्बोहाइड्रेट बनता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो आउटपुट के रूप में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस O2 बनता है, जो रिलीज होता है। तो सही है। दूसरा तरफ पत्तियों के अलावा पादप के दूसरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ हरा भाग होगा ना, चाहे तना हो, चाहे कुछ भी हरा वाला भाग, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये दोनों जो है कथन सही था। बहुत सारे पौधा जो है अपने तना द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। तो पादप, जो सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो ये गलत हो गया ना, कैसे, सभी थोड़ी कर सकते। कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लिए थे, वही टिक कर दिए, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये कथन गलत है। सिर्फ हरे पौधा अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो सभी पादप, बहुत सारे पादप जो है विषमपोषी होते हैं। ठीक है, तो ये सब तो गलत हो गया। अब ये दूसरा स्टेटमेंट है, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, सूर थोड़ी होता है खींच लेगा, तो केवल दूध सही हो गया। तो केवल और केवल कथन क्या हो जाएगा, दूध सही है। चलिए अब वही चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन कल के सेट में था। ठीक है, कल के सेट में था ये क्वेश्चन, NCERT का, हम विकसित लगा रहे थे, उसमें था। पादपों को कीट पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप कीट को पकड़कर अपना आहार, मतलब कि कोई पौधा है जो कीड़ा मकोड़ा कीट होता है ना, उसको पकड़ के खा जाता है, तो होता है घटपर्णी। क्या नाम है उसका, घटपर्णी। ठीक, ध्यान रखिए, कीटभक्षी होता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पादप को कीटभक्षी कहते हैं। ठीक है, घटपर्णी यानी पिचर पादप है, जान लीजिए नाम। ठीक है, पिचर पादप, विंस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यूड कीटभक्षी पादप के उदाहरण है। तीनों नाम है, 1 2 और 3, तीनों को फिर से देख लीजिए। ठीक है, क्या क्या नाम है, घटपर्णी तभी देखे थे, पिचर पादप, विंस फ्लाई ट्रैप और सैंड्यूड कीटभक्षी, ये पादप जो है तीनों एक कीटभक्षी पादप के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग चलते हैं।
कह रहा है विचार करने के लिए, विचार करते करते कह रहा है कि सत्य बताइए। ठीक है, आप विचार कीजिए फिर बताइए कि सत्य कौन सा। देखिए निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, आकारोपित कथन में कौन सत्य है ये बताइए, यानी सत्य चुनना है। हमको क्या चुनना है? सत्य। तो पहला स्टेटमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एक एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। बिल्कुल सही चीज़ है, यही सहजीवी का एक उदाहरण जो होता है यही होता है सह और जीवी, मतलब कि साथ साथ जीने वाला। तो साथ साथ जीने वाला का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अपना आवास भी बांटता है और भोजन भी बांटता है। ठीक है, अपने घर में आप ऐसे सोच सकते हैं, दिमाग में लगा के याद रखने के लिए, तो आपके घर में माँ बहन मतलब जितने भी हैं, भाई बहन माता पिता सभी लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, आवास मतलब बांटते हैं ना एक दूसरे से, रूम कैमरा बांटते हैं ना, मतलब कि हाँ शेयर करते हैं ना कमरा, तो वो हो गया। और भोजन भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बांटते खाते हैं, हम लोग सहजीवी हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थ से पोषण करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। बिल्कुल वैसा पोषण जिसमें जीव क्या करता है, मृत और विघटित जैविक पदार्थ के शरीर से अपना पोषण जो है लेता है, वो मृत जीवी कहलाता है। कोई चीज़ फेंके, आपको जीव मर गया, सड़ गया, गल गया, यानी कुत्ता मर गया, बकरी मर गया, सड़ गल गया। ठीक है, कोई जानवर उनवर, और उस बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा होगा ऐसा जो उसको उसके शरीर से जो मरा हुआ मृत शरीर है उससे ही अपना भोजन प्राप्त करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, मृत जीवी पोषण। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों सही है। ठीक है, देखिए अब इसको हम एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देते हैं। क्या है बाद में, तो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना वास भोजन कर बांटते हैं, इसे सहजीवी कहते हैं। किसी मृत और विघटित जैविक पदार्थ में पोषण प्राप्त करना मृतजीवी कहलाता है, पोषण कहलाता है। कवक मृतजीवी पोषण का उदाहरण है, यानी कवक कैसा पोषण करता है, मृतजीवी पोषण। कवक को की पोषण प्रणाली भिन्न प्रकार की होती है, ये मृत और विघटनकारी वस्तु के सतह पर कुछ पाचक रस का स्राव करते हैं। इसे मानिए कुछ मरा हुआ चीज़ पड़ा है, उसके शरीर पे कवक अपना कुछ रसायन छोड़ेगा, जिससे ये विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये जो है चीज़ विलयन बदल जाएगा और कवक इस विलयन को भोजन के रूप में अवशोषण कर लेगा, और कवक फिर इसको क्या करेगा, खा जाएगा, मतलब भोजन ले लेगा उसका। तो कितना यही नहीं पता है कि कोई चीज़ सराते जानवर उनवर फेंक देते हैं, सड़ जाता है, तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, पता है कि सब सड़ गया, कुछ बचा है। ठीक है, मरा हुआ ऐसा फिर सड़ के कहाँ गया। ठीक है, यही मृतजीवी पोषण हुआ। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। अब चीज़ समझ रहा होगा, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा वाइल्ड तरीके से। निम्नलिखित में कौन से जीव सहजीवी संबंध का उदाहरण, सहजीवी संबंध के उदाहरण पूछ रहे हैं। सहजीवी मतलब साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तो देखिए शैवाल और कवक ये साथ साथ रहते हैं, और पादप और जीवाणु ये साथ साथ, शैवाल जीवाणु और कवक जीवाणु नहीं। तो सहजीवी का अगर एग्जाम्पल पूछ दे तो अभी ही याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको। ठीक है, रट लीजिए कौन कौन, कवक और शैवाल, शैवाल और कवक। ठीक है, वही एग्जाम्पल का बोले, और पादप और जीवाणु दोनों सहजीवी पोषण के संबंध के उदाहरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वही चीज़ जो हम बोले हैं वही होगा। ठीक है, अगर इसको हम पढ़ देते हैं तो वही चीज़ लिखा होगा। देखिए कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध होता है, जिसे लाइकेन कहते हैं। याद आया, लाइकेन पूछा जाता है ना, कवक और शैवाल, लाइकेन किसका है, कवक शैवाल। कवक शैवाल आपको रटे हुए थे। अब समझे कि पूछा क्यों जाता था, पूछा इसलिए जाता था क्योंकि ये सहजीवी संबंध का उदाहरण है। और सहजीवी संबंध समझ में आ गया कि क्या होता है, जहाँ साथ साथ लोग रहते हैं और साथ साथ खाना, मतलब एक ही आवाज़ को शेयर करते हैं, एक ही खाना को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। अब दोनों चीज़ आपको समझ आए। अब आप मार सकते हैं कवक और शैवाल, या पादप और जीवाणु दे देते वो भी मार दीजिएगा। ठीक है, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। आप जानते हैं कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, पूछा जाएगा इस चीज़ क्वेश्चन। देखिए शैवाल खाना बनाता है ना, क्लोरोफिल रहता है उसमें, और कवक में नहीं रहता। कवक शैवाल जो है में रहने का स्थान, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कवक क्या करता है, शैवाल को, शैवाल के पास क्लोरोफिल है, ये कहता है तुम्हारे पास क्लोरोफिल है, ठीक है हम लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, तो पानी, पोषक तत्व, ठीक है, और रहने का जगह सब तुम्हारे लिए लाते हैं, अरेंज करते हैं, तुम खाना बनाओ। ठीक है, और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ कवक को देता है। कवक कहता है ठीक है हम खाना बना के देंगे। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शैवाल जो है ये पत्नी है, और कवक जो है पति है बेचारा। ठीक है, वो कवक क्या, मतलब शैवाल के पास क्या है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल उपस्थित है। तो कवक क्या करता है, शैवाल को घर बना के देता है, रहने के लिए आवास, पानी देता है, पोषक तत्व देता है, उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल क्या कर देता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा खाना बना के तैयार कर देता है, और कवक कहता है खाइए। अब समझ में आ गया। अब इतना से अच्छा समझ में आ गया होगा, इसीलिए कहते हैं कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। कोई ठीक नहीं कि हम कब किस मूड में समझाएंगे और कौन अच्छा चीज़ समझा देंगे। तो मेरा मूड जब ठीक होता है तो मज़ा आता है, जब मूड ठीक नहीं होता है तो फिर
कोई मतलब ही नहीं। पादप और राइजोबियम जीवाणु, देखिए ये भी सेकंड एग्जाम्पल जो था 4 नंबर, पादप और जीवाणु सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो कैसे है इसको समझिए। जो पौधा होता है उसमें जो राइजोबियम जीवाणु उसके जड़ में पाया जाता है, वो सहजीवी संबंध का उदाहरण है। कैसे? ये जीवाणु क्या करते हैं, राइजोबियम जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन का विलय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये जीवाणु जो है नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाया जाता है उसको विलय विलय जो है पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है, और ये चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार पौधे के जड़ में रहते हैं। आप हमेशा एक चीज़ पढ़े होंगे छोटा मोटा एग्जाम में कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस पौधे के जड़ में पाया जाता है, तो दलीय पौधा मार देते हैं, दलहनी पौधा, चना, मटर, मूंग, सेम इसे मार देते हैं। अब इसका रीजन समझिए कि ये भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है, क्योंकि पादप और राइजोबियम जीवाणु सहजीवी संबंध में रखते हैं। कैसे? ये जो राइजोबियम है अपना खाना खुद नहीं बनाता है, ये कहाँ रहता है, तो जितने चना, मटर, मूंग, सेम, अन्य फलीदार पौधा उसके जड़ में रहता है, और वायु में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उसको लेके ये पदार्थ जलीय पदार्थ में मिला देता है, ज़मीन में मिला देता है। ठीक है, अब इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति जो है पौधा जो है पौधा को मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर पौधा को दे रहा है जीवाणु। कौन जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, और इन जीवाणुओं को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन दिया, राइजोबियम जीवाणु क्या किया, वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके किसको दिया, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके किसको दिया, पादप को। अब पादप खाना बना के किसको दिया, पादप जो है खाना बना को और आवास दोनों चीज़ किसको दिया, जीवाणु को दिया। रहने के लिए जगह देता है ना अपने जड़ में, साथ में खाना पीना देता है ना। समझ में आया सहजीवी संबंध का उदाहरण कैसे है। अब आप इसके बारे में कोई अगर पूछेगा कि कहाँ ये राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाया जाता है, तो अगर रुक बैठ तुमको पूरा कहानी समझाते हैं। ठीक है, तुम एक लाइन पढ़ा है, हम तुमको पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं कि माजरा क्या है। ठीक है, आखिर क्यों इतना पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब आप कुछ पूछेगा आपसे गलती कीजिएगा जी बताइए, और आपको याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। पादप के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण है, तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। गजब का क्वेश्चन है कि वायु से मतलब कि वायुमंडल से वायु जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। मूल से, पर्णसरिका से, वायुदल से, रंध्र से। बिल्कुल रंध्र क्या होता है, तो मानिए पत्ता है, ठीक है, कि पत्ता में छिद्र होता है ना छोटा छोटा, ऐसे ऐसे से करके, उसी को रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र। और उसी के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और यह कार्बोहाइड्रेट में किसके मिलकर बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट जखने के हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बस CHO याद रखना है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों मिलके कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो 1 2 3 यही हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो धीरे धीरे बस प्यार को बढ़ाना और हद से गुजर जाना। तो NCERT के साथ ऐसे ही मोहब्बत धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। ठीक है, हाँ, और दरोगा का जब कट ऑफ आया है 93 64 सीट वाला का, आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि 64 सीट था। तो बताइए कितना रिजल्ट उसके हिसाब से ही रिजल्ट दिया गया था मेंस लिखने के लिए। कट ऑफ देखिए 93, आपके आएगा 64 सीट था, इसीलिए मानते हैं 64 सीट था तो प्रभाव पड़ा थोड़ा सा, लेकिन इतना भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट तैयारी कर रहा पढ़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है, अब आप 100% रिजल्ट अगर चाहिए, 1275 सीट कोई ज़्यादा सीट नहीं है। और ये ध्यान रखिए कि 85 नंबर आप टारगेट नहीं रखेंगे कि 85 से कम ला रहे हैं, तो आप खतरा है। ठीक है, आपको वही होगा, PT होगा मेंस नहीं, मेंस होगा PT नहीं। ठीक है, ये बात चलेगा, मतलब PT होगा मेंस नहीं, मेंस होगा मेरिट नहीं, ये सब चीज़ें होती रहेगी। इसीलिए कंफर्म चाहते हैं कि हमको हो ही हो बिहार SSC ये दरोगा। अब बिहार SSC वाले जो कह रहे थे बिहार SSC के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। ठीक है, बहुत जल्द। ठीक है, तो बिहार SSC के लिए कार्रवाई शुरू हो रही है। 1 2 दिन, एक नहीं आज ही से हो जाएगा, हो सकता है तो, नहीं तो कल से तो होगा ही होगा। ठीक है, 110% होगा, आपका सारा इंतजाम कर लिया गया। तो इसीलिए दरोगा वाला जो है अभी SSC वाले ध्यान रखिए। BSSC का कटअप देखिए 108 था पिछला बार, इस बार एक बार 120 वाला से भी करार नहीं हुआ है। ठीक है, मैं खुद था, मेरा भी नहीं हुआ, 120 पे भी नहीं हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कहाँ जा रहा है, छलांग देखिए कैसे लग रहा है। अब इस बार जो दिया है मानते हैं 12,000 सीट है। ठीक है, 11-12,000 सीट है, लेकिन आप इस बात का भी अंदाज़ा लगाइए कि टाइपिंग पोस्ट हटा दीजिए, बहुत कोई कम पोस्ट है। और जो भी पोस्ट है मानते हैं 12,000 है, आपका रिजल्ट PT मेंस होना है। ठीक है, पहले टाइपिंग ना हो ये हो, दो अलग चीज़ है। तो ये जो होगा, तो आपको लगता है कि 120 से कम कट ऑफ रहेगा उसका फाइनल का, आपको इस बात अंदाज़ा है कि 120 से कम कट ऑफ रहेगा। आप अंदाज़ा लगा के चलिए कि 140 हमको हर हाल में सही करना है।
कुछ कहेगा क्वेश्चन टफ आएगा, क्वेश्चन टफ उफ नहीं आता है, जो है वही आएगा, लेवल उसका वही रहेगा, लेवल बहुत हाई नहीं कर देगा बीपीएससी की तरफ। तो आप 140 से नीचे की बात ही मत कीजिए। अभी 140 अगर आप 100% टारगेट रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको 120 मार्क्स आएगा, ध्यान रखें। 120 रखेंगे तो 100 नंबर आएगा। ये सब तय है। एक कहावत था पुराना ज़माना में कि तार पर से गिरिएगा तो खजूर पे जरूर अटक जाइएगा। जो खजूर पर से गिरिएगा तो बैगन आपको अटका पाएगा, सह पाएगा आपकी वजह को नहीं ना, तब तो बुरे हाथ में टूटेगा। इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दाल की फसलों के संबंध में लिखे पर विचार कीजिए। दाल की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अभी देखें ना, दलहनी फसल में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती, समझ में आ गया। इसके जड़ में राइजोबियम नामक क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, जिसका काम होता है वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेना और वही नाइट्रोजन को पदार्थ में, मतलब गैसीय अवस्था से उसको पदार्थ अवस्था में, ठोस अवस्था में, विलय अवस्था में चेंज कर देना। और पौधा ले लेता है, उसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी दलहनी जो खेत होता है उसमें नाइट्रोजन नहीं दिया जाता, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा है, क्योंकि दाल की फसल मृदा में नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों का नाइट्रोजन प्रदान, वही जो हम बोले वो लिख दिया है। तो कथन और कारण दोनों सही है और यही इसका जो है रीजन है, यानी व्याख्या कर रहा है। इसका मतलब है दोनों कथन सत्य है और कारण सही व्याख्या करता है। अब आपको बताइए कि आपको हम बताते हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। वही चीज़ जो हम बोल रहे हैं वही चीज़ लिखा हुआ है। और 2 नंबर 7 चैप्टर का 2 नंबर के हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 7 के 2 नंबर चैप्टर है ये, ठीक है। दुर्गा पूजा जो है चल रहा है, आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दुर्गा पूजा में ज़्यादा झूला मत झूलिए, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज़रूरी है, झूला तो ज़रूरी है ही, ठीक है। 1 घंटा आधा घंटा गए मेला घूम लिए हो गया, एक दिन गए काफ़ी है, अब डेली जाना जरूरी थोड़ी है। अब देखिए क्वेश्चन है, स्टार फिश जिसको तारा मछली कहते हैं, इसके संबंध में कौन से कथन सत्य है। तो सत्य हमको चुनना है। पहला है कि इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं, मतलब कि वैसा जंतु जिसके शरीर के ऊपर में खोल हो, कैल्शियम कार्बोनेट का बना खोल हो, वो होते हैं। तो बिल्कुल ये कथन राइट है, एकदम और एकदम सही है। दूसरा है कि भक्षण, दूसरा स्टेटमेंट तो इसमें दिया है कि भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद वो अपना मुख में अमाशय बाहर निकालती है और जंतु को कोमल भाग को खा जाती है। बिल्कुल सही है। देखिए ये करती क्या है कि कवच खोलने के बाद अपने मुख से जखने अमाशय बाहर निकालता है, अमाशय बाहर निकाला और जंतु जो है उसको कोमल भाग को खा जाता है, ठीक है। और अमाशय वापस अपने शरीर के अंदर क्या कर लेता है, डाल लेता है और आहार धीरे धीरे पचाते रहता है। तो ये दोनों के दोनों कथन स्टेटमेंट, ये और ये दोनों सही। ये बताइए ये स्टेटमेंट आपको कहाँ मिलेगा, बताओ। ये तो मिल भी जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा 100%, ठीक है। ये स्टेटमेंट कहाँ मिलेगा कि भक्षण के लिए कवच खोलने के बाद जो है अपने मुख से अमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खा जाती है, खट्ट दवा, कहाँ मिलेगा बताइए, नहीं मिलेगा ना। और ये इसका जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर जो है कवच वाले जंतु जो हैं वो मुख्य भोजन होते हैं। स्टार फिश के बारे में आप खाली ऐसे पढ़िएगा, स्टार फिश क्या है, तारा मछली, बस हो गया। देखिए तारा मछली भोजन को सीधे अमाशय में ग्रहण करती है, डायरेक्ट अमाशय में लेती है, मुंह नहीं होता उसके पास, समझ में आ गया होगा। यह कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु को आहार करती है। जैसे कवच खोलने के बाद अपने जो जंतु है कवच खोला, अपने मुख अमाशय से बाहर निकालती है, मतलब तारा फिश मुख अमाशय से बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भाग को खा जाती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है और यह धीरे धीरे पचते रहता है। ये स्टार फिश का क्या है, पूरी पाचन प्रक्रिया है। अब जो कथन आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे, हाँ अभी दिख रहा है ना, बड़ा कर दिए हैं। पाचन तंत्र के संबंध में कथन पे विचार कीजिए। तो पाचक रस जो है सरल पदार्थ को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है, ठीक है। पाचक रस सरल पदार्थ को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक है, बिल्कुल और बिल्कुल सही। दूसरा है अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नल से संबंध ग्रंथियों को पाचक रस प्रभावित करते हैं। देखिए अमाशय की जो आंतरिक जो है भित्ति है, क्षुद्रांत और आहार नल से संबंध ग्रंथियाँ पाचक रस प्रभावित करती है जो पाचन में सहायक है, ठीक है। तो ये सही है। अच्छा पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है ये, पाचक रस सरल पदार्थ को जटिल बनाता है। अरे भाई पाचक उल्टा है, पढ़ने में मिस्टेक हो गया हमको, ठीक है। फिर से बताते देखिए, पाचक रस जो है उस सरल पदार्थ को जटिल बनाता है। जब जटिल बन जाएगा तो खाना पचेगा जी, दिमाग लगाइए।
ये जटिल पदार्थ को सरल बनाता है, तो उल्टा लिखा गया है, ठीक है। हमको पढ़ने में स्पीड में पढ़े, हमको लगा ठीक है। ये पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा जो है ये सही है, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। कह रहा उद्भिद कथन में कौन असत्य है, तो असत्य कौन है, केवल एक है, तो केवल एक असत्य हो जाएगा, ठीक है। पता चल गया आपको। 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनसीईआरटी सीरीज का 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, इसमें 2 स्टेटमेंट इधर है, एक स्टेटमेंट इधर है। तो पहले देखिए निम्नलिखित कथन में कौन कह रहा सही है, सही। पहला है यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आप लोग रटते हैं ना डेली, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, 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 ठीक है। और दूसरा है यकृत जो है पित्त रस स्रावित नहीं करता है, जो है नहीं करता है, अगर नहीं काट देते तो सही हो जाता। तो दूसरा इसका मतलब गलत है, यानी पहला सही दूसरा गलत है। किसके चक्कर में गलत हुआ, नहीं के चक्कर में गलत हुआ, नहीं के चक्कर में क्या हो गया, ये गलत हो गया। पहला सही है दूसरा गलत है, तो पहला सही हो गया। हमको सही पूछ रहा था, एक सही है। अब 3 पे चलते हैं। देखिए ये जो दिया है 3 नंबर, पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है। पीत रस का काम है वसा का पाचन मुक्तः करना, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, ठीक है। तो आपका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। देखिए पीत रस जो है, पीत रस का श्रावण कौन करता है, यकृत करता है, लेकिन पीत रस रहता कहाँ है, तो पित्ताशय में रहता है। ये क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं कि गलती कर दीजिएगा मिस्टेकली, कि पीत रस का श्रावण कौन करेगा, तो यकृत रहेगा कहाँ, तो पित्ताशय में, ठीक है। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, रूमिनेंट अथवा जो है रोमंथी जंतु के संदर्भ में नियुक्त कथन में कौन सही, सही पूछो। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, पहला बार ये सुन ही रहे होंगे बहुत लोग, तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। रूमिनेंट में आमाशय 4 भाग में बटा, ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट नंबर आपका दिख रहा है कि आमाशय इसका 4 भाग में बटा होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो समझ आ गया, रूमिनेंट जो है इसके आमाशय कितने भाग में बटे होते हैं, 4 भाग में। अभी अंत तक इसके बारे में पूरा आपका मतलब कहानी समझ में आ जाएगी, चारों भाग में कथी कथी एक्सप्लेनेशन में सब देखेंगे, ठीक है। रुमेन में भोजन के आंशिक पाचन होता है, रुमेन जो होता है उसमें भोजन जो है रूमिनेंट था। अभी पहले इसका एक्सप्लेन ही देख लेते नहीं तो आप लोगों को समझे नहीं आएगा। चलिए जो घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के भाग में भंडारित कर लेते हैं और यह भाग रूमेन कहलाता है, ठीक है, रूमेन। समझ में आ गया। जितने घास खाने वाला जंतु है वो क्या करता है, जल्दी जल्दी घास खाया, जल्दी जल्दी भैंस का आपके यहाँ होगा, देखिएगा आप 2 भैंस रखे हैं, पाले हुए हैं, तो जो ही आप खाना रखिएगा भैंस के सामने तो क्या करेगी, 2 भैंस रहेगी तो मार करेगी, स्पीड में खाएगी, ठीक है। इतनी स्पीड में खाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। स्पीड में खा के अपने अंदर क्या कर लेती, इकट्ठा कर लेती है, जल्दी ला जितनी जल्दी हम खा सकते हैं। खा लिया, स्टोर कर लिया अमाशय के एक भाग में, और जिस भाग में स्टोर किया उसको क्या बोलेंगे हम लोग बताइए थे, रूमेन बोलेंगे। अमाशय का पहला भाग है, पहला भाग है, पहला भाग। रूमिनेंट में जो है अमाशय 4 भाग में बांटा। रूमिनेंट किसको कहते हैं, तो यही जीव जो है जो घास खाने वाले इसको रूमिनेंट कहते हैं, ठीक है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है और जुगाल कर कहते हैं, ठीक है। ये अगर कहे कि रूमेन जो है जिसमें कोई जीव जो घास खाता है वो भोजन इकट्ठा करता है उसको रूमेन कहते हैं, उसमें जो पाचन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो जुगाल बोलते हैं। जुगाली नहीं, जुगाल, सिर्फ जुगाल, ठीक है। तो एक एक चीज़ आपको याद रखना है, जुगाल। परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में खंड लाता है। मतलब फिर अभी तो अमाशय का पहला भाग में रूमेन में रख लेता खाना जल्दी जल्दी खा के, और कुट्टी जो डाले तो ख़त्म हो गया सारा का सारा, तब अब क्या करेगा, थोड़ा देर बाद ये अपने मुंह में लाएगा थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके, मतलब इतना जितना वो चबा सके, और फिर मुंह में लाकर उसको चबाएगा। इसे वह चबाता है, ठीक है, चबा के टुकड़ा टुकड़ा करेगा, और इसी प्रक्रम को क्या जुगाली करना, रोमंथन कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कहते हैं ना भैंस जुगाली करा, गाय जुगाली करा। वो खाना खा लिया था मतलब स्पीड में, और जमा कर लिया था, और उसको ला के फिर से जुगाल करके पच रहा था, और उसको दोबारा क्या जुगाली कर रहा था। तो जुगाल अलग चीज़ है और जुगाली अलग चीज़ है, समझ में आ गया। इसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाता है। और ये जो जंतु है जो खाना खा के और दोबारा फिर से मुंह में ला के चबा के जुगाली करके पचाते हैं, इस जंतु को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट अथवा रोमंथी। अब आपको समझ में आया। अब समझिए फिर से कहानी कि घास खाने वाले जंतु बहुत सारे होते हैं जो स्पीड में अपने खाना को डायरेक्ट क्या करते हैं, अमाशय में ले जाते हैं, ठीक है, तुरंत, और उसको भंडारित करते हैं। जहाँ भंडारित करते हैं उसको रूमेन बोलते हैं। अमाशय का पहला भाग आता है, अमाशय इसका 4 भाग में बटा होता है, ठीक है। तो भोजन का आंशिक पाचन जो होता है पहला भाग में, रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन से जुगाल कहते हैं, कर्ड,
परंतु बाद में ये छोटा छोटा टुकड़ा कर करके फिर से मुंह में लाता है और मुंह में ला के इसको क्या करता है, चबाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जुगाली करना या रोमंथन बोलते हैं, ठीक है। और ये जंतु है जो जुगाली करता है उसको क्या बोलते हैं, रोमिनेंट या रोमंथी बोलते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक चीज़, आ गया ना। हाँ चलिए, घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं जो घास होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। और जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, अगर पूछे सेलुलोज क्या पूछा गया क्वेश्चन है, आप देखिएगा ये एसपीडी में हम शायद पढ़े थे कि सेलुलोज क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। याद है कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण कौन है, नीचे सेलुलोज ऑप्शन में रहेगा तो सेलुलोज। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन लाता है, यही एनसीईआरटी एक लाइन से उठा देता है और आप रटते रहते हैं जाके इधर उधर, ठीक है। तो घास में जो सेलुलोज की मात्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये जंतु और मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। जो जंतु और मानव है उस सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता था, उसे घास नहीं खा सकता। मतलब कि देखिएगा, जो घास खाएगा उस सेलुलोज को पचाएगा, जो नहीं पचाएगा वो नहीं खाएगा, ठीक है। हम लोग कभी घास सोचे कि हम लोग घास क्यों नहीं खाते हैं, हम लोग घास खाना चाहिए ना। गेहूँ मकई का जो घास होता है, पेड़ होता है गन्ना उन्ना का, वो क्यों नहीं खाते हैं घास, उसका कुट्टी उट्टी क्यों नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि जो सेलुलोज होता है वो हम पचा नहीं पाएंगे। अगर सेलुलोज पचा पाते तो हम भी खाते, ठीक है। तो जो जंतु अथवा मानव जो सेलुलोज का पाचन नहीं करेगा वो घास नहीं खाएगा, जो पाचन करेगा वो खाएगा। और समझ में आ गया होगा आप लोगों की सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है और सेलुलोज को जंतु और मानव जो नहीं पचाता वो नहीं खाते। अब देखिए, ये रूमिनेंट्स जो बोले थे, इसमें क्षुद्रांत और बाह्यदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अच्छनाल कहते हैं। और भोजन के सेलुलोज का पाचन यहीं पर कुछ जीवाणु द्वारा होता है। और सेलुलोज जो है उसका जो पाचन होना है जीवाणु अच्छनाल में करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब मनुष्य के आहार नाल में अच्छनाल होबे नहीं करता है और नहीं जीवाणु होता है। तो आपके आहार नाल में जो अच्छनाल होता है तब ना आप सेलुलोज को पचाते जीवाणु की सहायता से, लेकिन है ही नहीं तो कैसे पचाइएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आप क्वेश्चन को धुआं उड़ा दीजिएगा, ठीक है। देखिए, सही चुनना है। रोमिनेंट्स में आमाशय 4 भाग में बटा होता है, सही। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, बताइए सही गलत। बिल्कुल सही है, इसमें आंशिक पाचन होता है। पहला भाग जिसमें खा के जब बाद में इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है और इसे चबाता है, इसे रोमंथन अथवा जुगाली करना कहते हैं। ये भी सही है, तीनों के तीनों कथन सही हो गया ना। अब अमीबा पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन अमीबा वाला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अमीबा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे कह रहा है विचार कीजिए। अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, विचार करना है, ठीक है। कह रहा है उसमें सही कौन है, उसी कथन में सही कौन है। तो आमाशय अमीबा में देखना, यह जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय सिंगल सेल्ड जीव है। तो अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। कहाँ पाया जाता है, जलाशय में ज़्यादातर पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, हो गया सही। आप एक कोशिकीय जानते थे कि नया चीज़ जाने जलाशय में पाया जाता है। अमीबा आप आकृति और स्थिति निरंतर बदलते रहता है। कैसहूँ फिगर बना दीजिए अमीबे है, कैसहूँ बना दीजिए अमीबे है, ठीक है। तो ये हमेशा हर क्षण इसका आकृति बदलते रहा। एक कोशिकीय है, जलाशय में पाया जाता है, आकृति और स्थिति निरंतर बदलते रहता है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली और एक गोल संघन केंद्रक और कोशिका द्रव के बुलबुले के समान अनेक धनियाँ होती है, बिल्कुल। इससे सिवा कुछ नहीं होता, एक कोशिका के द्वारा ही सारा प्रक्रिया करता है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसका क्या है, सही है। सही पूछ रहा था तो 1 2 3 सभी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 1 2 और 3। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। चलिए ऐसा कर देते हैं कि दिखे आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलित कीजिए, नीचे दे पुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में है, कह रहा आमाशय, ठीक है। चलिए, इससे नहीं समझ में आएगा, इससे समझ में आएगा, इससे, ठीक है। इससे पढ़िए। पहला है क्या, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, यकृत होता है। क्या होता है, यकृत। चलिए, दूसरा है पचे भोजन का रुधिर वाहिका में अवशोषण। तो जो भोजन पच जाता है उसका जो है पचा हुआ भोजन छोटी आंत में रहता है, वहीं से हम ब्लड में वो अवशोषित होता है। ये हो गया, ठीक है। तीसरा है कि जल अवशोषण। तो जल अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, बिल्कुल ये सही है। और कह रहा आमाशय अम्ल रिलीज करता है ना, HCl अम्ल। ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आंसर हम मिला दिए, ठीक है। चलिए, रहने तो पता नहीं कैसे। ये जो है पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर जो है क्षुद्रांत की भत्ती से रुधिर वाहिका में चला जाता है, इस प्रकार अवशोषण कहते हैं। अवशोषण होता है, पता है। ये चीज़ वही सब तो समान सा चीज़ है। जल और कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं, ठीक है। यही अभी क्वेश्चन पूछा था। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और पीत रस का स्रावन करते और पीत रस वाला ही पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ये तीनों स्टेटमेंट आपको पता चल गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 2 का 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथन क्या कीजिए, विचार कीजिए। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा महत्वपूर्ण संघटक। कार्बोहाइड्रेट जो है प्रोटीन और वसा का महत्वपूर्ण संघटक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, अच्छा कार्बोहाइड्रेट क्या हम पढ़ दिए, देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा खाद का संघटक, महत्वपूर्ण खाद्य संघटक है। बिल्कुल यही तीनों जो है आपको क्या करता है, मेन खाद्य में जो है कोई भी खाना खाते हैं तो यही तीन चीज़ होता है जो आपके एनर्जी और आपके शरीर के निर्माण और वृद्धि के लिए जाना जाता है। इसका पाचन जंतु के शरीर में इसी रूप में होता है, बिल्कुल इसी रूप में, जैसे कार्बोहाइड्रेट पचता है, प्रोटीन पचता है, वसा पचता है। ये दोनों के इसका पाचन शरीर में इसी रूप में होता है। इसी रूप में मतलब कि इसको तो रूप चेंज करेगा ना, कार्बोहाइड्रेट का भी, प्रोटीन का भी, वसा का भी नहीं होगा। जैसे मानिए कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होगा वो ग्लूकोज के रूप में होगा, अब वसा का पाचन जो होगा अम्ल के रूप में होगा, ठीक है, बस ये अम्ल जिसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। और प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल के रूप में होगा, तो डायरेक्ट नहीं होगा। देखिए हम भी धोखा खा जाएंगे इसमें। कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन कैसे होगा, ग्लूकोज के रूप में। प्रोटीन का पाचन कैसे होगा, प्रोटीन का पाचन एमिनो अम्ल की तरह होगा। वसा का पाचन कैसे होगा, ग्लिसरॉल के रूप में होगा। यही नहीं पचता पाचन वाला भाग। तो 1 नंबर तो सही है ये तीनों, लेकिन 2 नंबर नहीं। इस यहाँ देता इसी रूप में नहीं होता है तब सही होता है। तो बीच में सही पूछ रहा था तो केवल एक सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। हाँ, कह रहा पाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित पे विचार करें। कह रहा कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यानी पहला स्टेटमेंट इसका है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज, पता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में होगा। तो बिल्कुल सही, वही चीज़ का देखिए क्वेश्चन बना दिया है। कितना खतरनाक है, एक एक लाइन को नहीं छोड़ा गया एनसीईआरटी का, ठीक है। इसीलिए कहते हैं आप इसको पढ़िए, एनसीईआरटी पूरा पढ़ गए, ठीक है। आप पढ़ के देख लीजिए, जो लोग एनसीईआरटी डेली पढ़ते हैं उनसे पूछिए, एकदम चैप्टर जो है सेम सब चीज़ उठाया गया है कहीं, हाँ बिल्कुल। दूसरा है वसा जो है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल यही अभी हम बोले थे। और तीसरा है प्रोटीन यानी एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। हमको सत्य पूछा था, इसमें सभी सही है, सभी क्या हो जाएंगे, सही। चलिए वही चीज़ है, देखिए छोटी आंत का पाचन, पाचन का महत्वपूर्ण चरण है। यह यकृत और अग्नाशय में से स्राव प्राप्त करती है और उसके मतलब कि जो रस होता है वो प्राप्त करती है। और इसके अतिरिक्त उनकी भत्ती में कुछ रस स्रावित होते हैं, ठीक है, मतलब छोटी आंत से भी कुछ निकलते हैं रस। और अग्नाशय से अग्नाशय रस मारेंगे, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है, उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अंशुल से बचे भोजन जो है छोटी आंत में निचले भाग में पहुंच जाता है। यहाँ आंत रस पाचन को पूर्ण करता है, यानी छोटी आंत में पूर्ण होता है पाचन। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में, वसा वसा अम्ल ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो पता चल गया कहाँ से कहाँ तक हो गया पूरा प्रक्रिया। अब देखिए रेशा से वस्त्र तक, एक चैप्टर है रेशा से वस्त्र तक। इसके बाद चैप्टर होगा हीट यानी उष्मा, इसके बाद अम्ल और क्षारक, ठीक है। अभी इतना कम से कम हमको देख लेना है, ठीक है। 1 घंटा का तो कर ही देना है कम से कम, 1 घंटा का कम क्या करें, 1 घंटा से है कम से कम जो है जितना चैप्टर होगा देख लेते हैं, फिर दूसरा दिन देखेंगे, क्या दिक्कत है इसमें का। चलिए देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार कर लेते हैं, कोई विचार जब नहीं कहता 4 लेके नीचे आना है। दिक्कत में तो सही चुनना है। 3 स्टेटमेंट दिया है कि जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशा जानतव रेशा कहलाता है, जानतव रेशा। तो बताइए स्टेटमेंट 3 नंबर जो है वो सही है कि गलत है, जानतव रेशा। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिया गया है जंतु से प्राप्त रेशा को जानतव रेशा कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, यानी बिल्कुल सही है। यानी जंतुओं से प्राप्त रेशा को क्या बोलोगे, जानतव रेशा। रेशम के रेशों, रेशम कीट से के कोष से प्राप्त होता है, ठीक है, ये भी सही है। रेशम का रेशा जो आप कहते हैं ना, रेशम का चीज़ बना है साड़ी, रेशम का चादर, वो रेशम कीट है उसके कोष से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। भेड़, बकरी और याक ऊन देने वाले जंतु हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसका सही था, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशा जानते हो रेशा कहलाते हैं। रेशम फाइबर रेशा को कीट कोकून जैसे कोष होता है ना, तो रेशम जो है, रेशम का जो है फाइबर रेशा होता है, वो रेशम के कीट के कोकून है, यानी कोकून या कोष जिसको कह देते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। ऊन, भेड़, रेशा, बकरी जो है ये सब बांध देते हैं, इसके बाद से ही बनता है। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है,
निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? ठीक है, तो 3 को कथन दिया है, ठीक है, और 3 कथन में ये कथन आपको देख कर पता चल जाएगा कि आप रटते रहते हैं, ज़िंदगी में कन्फ्यूज रहते हैं, पश्मीना, अंगोरा, इसी सब में अभी आपको पता चल जाएगा कि तीनों के तीनों इतने आसान थे कि आप सोच नहीं सकते। अंगोरा ऊन, ठीक है, अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियां से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त करेंगे? बकरी से। रुकिए ना, बताएंगे कि बकरी मिलता कहाँ है, ठीक है। अंगोरा नस्ल की बकरियां कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में जो बकरी, कश्मीरी पहाड़ी, अगर देखो ऑप्शन में कि कश्मीरी बकरी, ठीक है, राजस्थानी बकरी, लद्दाखी बकरी, अंगोरा ऊन, आप क्या मारिएगा? आप अंगोरा नस्ल की बकरी, क्या बकरी बकरी जानते थे? कहाँ का बकरी? तो कश्मीरी बकरी, उससे अंगोरा ऊन मिलता है, ठीक है, अंगोरा नस्ल की ही बकरियाँ होती है, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब पश्मीना शॉल अंगोरा नस्ल की बकरियाँ के त्वचा में मुलायम बालों पर बनाई जाती है। पश्मीना शॉल जो है अंगोरा नस्ल की है, ये गलत हो जाएगा। 3 नंबर स्टेटमेंट आपका गलत है, ये अंगोरा नस्ल नहीं है। अब देखिए क्या होगा, इस पूरा एक एक चीज़ को देख लो। आइए, तो पहला और दूसरा क्या है? सही है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या होगा? 1 और 2 इसका सही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। देखिए, कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल कश्मीरी बकरी के त्वचा पर मशहूर मुलायम बाल से बनाई जाती है। ये 3 जो है स्टेटमेंट दिया गया था। ये तीसरा, इसमें क्या लिखा था? अंगोरा नस्ल की बकरियाँ, ये गलत हो गया ना, पता चला ना। कश्मीर की जो मशहूर पश्मीना शॉल है, पश्मीना शॉल, तो कश्मीरी बकरी के त्वचा पर उपस्थित मुलायम बल से बनाया जाता है, न कि अंगोरा नस्ल की। अंगोरा नस्ल की बकरियां भी कश्मीर के पहाड़ी इलाका में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये बकरियां, वो बकरियां दोनों अलग होती हैं। अब ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गया होगा। कथन 3, अंगोरा का ऊन अंगोरा नस्ल की बकरियां से प्राप्त होता है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा और आंसर गलत हो जाएगा। पहले का ये पश्मीना शॉल जो कश्मीर मिलता है ना, पूरी कश्मीरी बकरी के त्वचा पर जो बाल होता है उसी से काट बनता है, वही सही है, ठीक है, कश्मीरी का बकरी है। अंगोरा ऊन, जो अंगोरा ऊन, वो अंगोरा नस्ल की बकरियां से प्राप्त होता है, वही जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो थोड़ा सा मिस्टेक और आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब पता चला अंगोरा नस्ल, पश्मीना शॉल, अंगोरा ऊन पता चला है। अभी रुकिए ना, अभी अब बहुत कुछ पता चलने वाला आपको, थोड़ा सा तो रुकिए। रेशम के संदर्भ में कथन में विचार कीजिए, निम्नलिखित में कौन से सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, यानी रेशम कीट का पालन जो है सेरीकल्चर कहलाता है, ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा, रेशम फाइबर यानी रेशा प्रोटीन से बने, तो पूछा जाता है ना कि रेशम क्या है, तो प्रोटीन आप लोग मार देते हैं, प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। तो 2 चीज़ समझ आए, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर, रेशम फाइबर रेशा जो है प्रोटीन से बने हैं। तीसरा, रेशम के रेशा रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल, रेशम का जो रेशा होता है वो किससे प्राप्त करते हैं? तो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त करते, थोड़ा देर पहले ही पढ़े, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है? सही। अब देखिए, थोड़ा सा देख ही लेते हैं एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको कन्फ्यूजन दोबारा दूर हो जाए। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, यह जो है इसमें कोई डाउट की बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब रेशम कीट जो है रेशम रेशे के आवरण कोकून से बनाते हैं, ठीक है। कोकून जो है, कोकून से रेशम को पृथक करने के संसाधन, उनका जो है संसाधन किया जाता है और फिर जो है धागा बनाया जाता है। बहुत प्रक्रिया होता है कोकून से धागा निकालने की प्रक्रिया, ठीक है। भारत में रेशम उत्पादन के संबंध में जो है, जो महिलाएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, ठीक है। महिलाएं का महत्वपूर्ण भूमिका होता है इस उद्योग में। रेशम कीट का पालन कोकून यानी केसा कोष से रेशम निकालने के और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि के कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाती है। पूरा प्रक्रिया जो है ज़्यादातर कौन चलाती है? महिला चलाती है। तो रेशम उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी देश में से एक है, मतलब कि अच्छा उत्पादन कर लेता है रेशम का। अब पहला अगर कह दे रेशम उद्योग जो है किस प्रकार, मतलब ज़्यादा यहाँ पर कौन काम करता है? तो महिला काम करती है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? सही पूछ रहा है, आज मेरा लग रहा है क्या हो रहा है, हाथ इधर से उधर भाग रहा है, सही पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, कह रहा है ना, सही उत्तर का चयन कीजिए। रेशम, मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत है, यानी मृदु रेशा जो होता है सूत, स्टील का तार जो है वो जितना मजबूत होगा उतना ही रेशा मजबूत होगा। बताइए कितना अच्छा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। यानी आप जो रेशा देखते हैं वो कितना मजबूत होता है आपको अंदाजा आ गया होगा स्टील के तार के। दूसरा, टसर, मूंगा और कोसा रेशम की किस्में हैं, बिल्कुल सही है। बहुत सारा किस्में होता है, इसमें टसर है, मूंगा है, ठीक है। और कौन कौन आता है बताइए? सहतूती और क्या क्या होता है? सभी तीनों के तीनों उसी का है।
तो दोनों एक और दो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब वही चीज़ यहाँ पे दे दिया गया होगा। तो रेशम कीट यानी कि रेशम किसमें समझे एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते। तसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, अन्य प्रकार के रेशम किसमें भेज देते, ठीक है। सबसे सामान्य रेशम जो सहतूती की रेशम कीट होता है, ठीक है, उस सहतूत के पत्ती पर जो पाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रेशम से धागा वाला में लास्ट क्वेश्चन आया। रेशम निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उक्त कथन में कौन सही है। रेशम की खोज सर्वप्रथम भारत में हुई थी, बताइए स्टूडेंट सही है। रेशम की खोज सबसे पहले भारत में हुई थी, अभी चीन में हुई थी, तो चीन में हुआ था, तो ये गलत। रेशम की खोज सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में, पहला गलत। दूसरा, प्राचीन काल में जिस मार्ग से रेशम का व्यापार विभिन्न देशों में होता था उस मार्ग को आज सिल्क रूट के नाम, बिल्कुल सिल्क एक मूवी भी आया था, चलिए सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है, सही है। यानी अब बताते कहानी कि रेशम की खोज प्रथम चीन में हुई थी, तो भारत में नहीं हुआ था। तो चीन में क्या किया गया, रेशम बनाने की जो प्रक्रिया थी उसको गुप्त रखा गया, बताया नहीं गया दुनिया के अन्य देशों को। तो चोरी चोरी धीरे धीरे जो है रेशम जो है, चोरी चोरी कहते हैं, रेशम उद्योग जो है चीन में ही रहा, वहाँ पे मतलब छुपाया गया इसकी प्रक्रिया को। तो वहाँ जो यात्री थे और व्यापारी थे वो रेशम को अन्य देश में प्रचलित करना शुरू किए, तो वहाँ रेशम बनता, अन्य देश को लेके जाते बेचने के लिए। तो जिस मार्ग से उन्होंने रेशम को लाया, ठीक है, अन्य देशों तक पहुँचाया और उसकी प्रक्रिया पहुँची उसी रूट से, उसी को आज हम सिल्क रूट कहते हैं। जैसे चीन से भारत आया होगा, इंग्लैंड गया होगा, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, सब जगह गया होगा, उसी को सिल्क रूट कहते हैं। अब यहाँ तक उनको दिख रहा है, तो केवल कौन सही होगा, केवल दो सही होगा। चैप्टर नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 4 का नाम है हिट पुष्प। बताइए चैप्टर 4 में हिट दिया है, बताओ 7 नंबर क्लास में निम्नलिखित में कौन तापमान का मात्रक नहीं है। तापमान का मात्रक जो है इसमें क्या होगा, तो पास्कल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्कल। तापमान का मात्रक नहीं पूछ रहा, कैल्शियम होता है, ये सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट होता है, पास्कल जो है नहीं होता। पास्कल किसका होता है, दाब का होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ताप का ऐसा मात्रक क्या है, तो केल्विन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में कौन सही है, सही पूछ रहा है, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट दिया है, 3 स्टेटमेंट में बताइए उष्मा सदैव गर्म वस्तु की अपेक्षा ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित है, ठीक है। बीच वाला में कह रहा है पहला स्टेटमेंट, तो बिल्कुल सही है। उष्मा का काम क्या है कि हमेशा गर्म वस्तु जो आप गर्म कर देंगे लोहा को, और कहीं से कोई ठंडा चीज़ समझाएंगे तो लोहा से यानी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर उष्मा क्या करेगा, ट्रांसफर। द्रव और गैस में उष्मा संवहन और स्थानांतरण होता है। द्रव और गैस में उष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरण होता है, संवहन विधि द्वारा, ठीक है। ये बिल्कुल गैस और द्रव में संवहन विधि द्वारा और ठोस में चालन विधि द्वारा, ठीक है। और 3 गो विधि है, ठीक है। कोई वस्तु से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु उष्मा जो जाता है उसकी 3 विधियाँ हैं, एक है चालन, एक है संवहन, एक है विकिरण, ठीक है। तो ठोस में हमेशा चालन विधि होता है, और गैस और द्रव में संवहन विधि होता है, और विकिरण किस में, विकिरण ऐसा जहाँ कोई माध्यम की जरूरत है ना, उसमें विकिरण विधि। आज यादें कर लेंगे। कह रहा तीसरा स्टेटमेंट, वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे को स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है। तो पता चल गया होगा कि ठोस में जो है क्या चालन होगा, द्रव और गैस में संवहन होगा, और जहाँ माध्यम नहीं वहाँ विकिरण होगा, ठीक है। उष्मा हमेशा ठंडा, गर्म से ठंडा की ओर जाएगा। ये सभी कथन हमको सही लग रहे हैं, 1 2 3 सभी सही थे। अब जाइए इधर आते हैं हम लोग कि कह रहा है उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षा ठंडी वस्तु का, ठीक है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर 3 प्रकार से जो है स्थानांतरित होता है उष्मा, बिल्कुल चालन, संवहन और विकिरण। याद रहेगा 3 प्रक्रिया, चालन, संवहन और विकिरण। ठोस में प्रायः उष्मा चालन और द्रव चालन द्वारा, ठीक है, और द्रव और गैस में उस संवहन द्वारा, ठीक है, होती है। विकिरण उष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल विकिरण जो है निर्वात नहीं होता है। अभी वायुमंडल में जो है सूर्य के प्रकाश कैसे आता है, विकिरण विधि द्वारा। वह प्रकरण जिसमें उष्मा किसी वस्तु को गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसे हम चालन कहते हैं। ठोस में यही चीज़ होता है। यही सब चीज़ पढ़े थे। चलिए अब आपके सामने जो क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए गौर से, देख रहे हैं ना। हाँ, कह रहा है कि सूची दिया गया है, सूची कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया जाए, नीचे दिए कथन का चयन कीजिए। कह रहा है पहला, थल समीर को बहने का समय, समुद्र समीर के बहने का समय। खूब आप लोग रट्टे होंगे ऑब्जेक्टिव में, अभी ऐसा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आपके गजब गजब, मतलब तुरंत आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए थल समीर जो है वो बहने का समय रात में। थल समीर कब बनता है, रतिया में, और समुद्री समीर कब बहता है, तो दिन में।
ये दो भी चीज़ याद हो गया आपका, थल समीर समुद्र समीर। अब गहरे रंग का कपड़ा पहनने का सलाह कब दिया जाता है? शीत ऋतु में, ठंडा लगता है तो देखते हैं हम लोग गहरा कपड़ा पहनते हैं जो इसका कलर बहुत ज़्यादा गहरा हो, और एकदम वाइट कलर का कपड़ा, हल्का रंग का कपड़ा कब पहनते हैं? जब जो है ग्रीष्म हो, गर्मी हो। ये अब हम आंसर मिला दिए। अब एक एक चीज़ समझते आइए, देखिए कि दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा गर्म होता है। अगर दिन के बाद जब कीजिएगा तो ज़मीन जो है, ज़मीन वो ज़्यादा गर्म होगा किसके अपेक्षा? पानी की अपेक्षा, समुद्र की अपेक्षा, ठीक है। तो स्थल के ऊपर की वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठेगी, मतलब कि ज़मीन पर जो वायु है वो धीरे धीरे गर्म होगा, और वहाँ से जैसे वायुमंडल, मानिए कि आपका घर नदी किनारे है, ठीक है, इसे एग्जाम्पल देख समझाएंगे तब समझ में आएगा। नदी किनारे आपका घर है, तो नदी किनारे घर है तो नदी का पानी जो है ठंडा है, और आपका जो है घर है जहाँ पे ज़मीन है वो गर्म है। तो गर्म जहाँ पर रहेगा तो वायु गर्म होने पे क्या होता है? ऊपर उठती है, हल्की हो जाती है, ऊपर उठेगी, ऊपर धीरे धीरे वायु उठ रहा है आपके घर के पास। आपके घर के पास वायु ऊपर उठ रहा है तो नीचे वायु खाली हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से वायु आएगा ना। तो कहाँ से वायु आएगा? ठंडा जगह से वायु आएगा। ठंडा जगह कहाँ है? नदी में, नहीं समुद्र में, पानी के इलाका में। तो वहाँ से वायु जो है आपके घर के तरफ चलेगा। तो इस समीर को कौन सा समीर बोलेंगे बताइए? यानी समीर कहाँ से चल रहा है, मतलब हवा कहाँ से चल रही है, समझे चीज कि नहीं? कि नदी के तरफ से चल रही है। कहाँ से चल रही है? नदी, पानी के तरफ से। इसको बोलते हैं स्थल समीर, स्थल पे बह रहा है। और ये जो समीर होता है वो दिन में, दिन के समय चलता है। तो स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर उठेगा, इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की, देखिए इसी लिखा है इस चीज़, स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी और वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगती है। बिल्कुल यही चीज़ तो है। मतलब ये मानिए स्थल था, ठीक है, और ये जो है समुद्र था, ठीक है। तो यहाँ वायु उठ गया, ऊपर उठ के चला गया, भाग गया, ऐसे ऐसे भागने लगा, ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ वाला जो वायु है ये ठंडा वाला यहाँ पे आएगा, या तो यहाँ जगह खाली होगा, नहीं जगह खाली होगा, इसको भरने के लिए कोई चाहिए ना, तो फिर इसे वापस आएगा। ये इसे साइकिल चलते रहता है, इसे इसे चलते रहता। इसी समीर को हम लोग बोलते हैं स्थल समीर। कौन सा समीर बोलते हैं? स्थल समीर। ये कब चलेगा? दिन में चलेगा। अब समझ में आ गया ना? और समुद्र की ओर चलने होगा तो समुद्री समीर कहते हैं, ठीक है। समुद्र की ओर चलने वाली इसी ठंडी वायु को समुद्री समीर कहते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ लेने वाले तटीय क्षेत्र के भवन और खिड़कियाँ समुद्र की ओर बनाई जाती है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि अक्सर देखें समुद्र किनारे या नदी किनारे जो घर बनता है उसका जो है खिड़की किस ओर रखा गया है, या खिड़की समुद्र की ओर रखा गया है, क्यों? बस बता सकते हैं आप, समीर के कारण, ठीक है। अब चलते हैं, तो दिन में हो गया। अब रात की बात करते हैं। रात्रि में इसका ठीक विपरीत होता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। अब ज़मीन एकाएक ठंडा हो गया स्पीड में, और पानी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसीलिए स्थल की ओर से अब जहाँ गर्म है ज़्यादा, वहाँ वायु ऊपर ही उठेगा। समुद्र में पानी गर्म है, वो जल्दी ठंडा नहीं हो रहा है, तो उसका वायु धीरे धीरे ऊपर उठेगा। और यहाँ क्या हुआ, ज़मीन पे यहाँ ज़्यादा ठंडा हो गया, तो यहाँ जो है वायु क्या है, पूरी ठंडा है तो नीचे है। तो समुद्र में वायु ऊपर उठा तो वहाँ नीचे जगह खाली हुआ, तो जगह जो है ज़मीन पर से वायु धीरे धीरे समुद्र की ओर गया, और समुद्र के ऊपर जो वायु गर्म वाला था वो उधर से ज़मीन की तरफ आया। तो इसीलिए स्थल की ओर से जो है ठंडी वायु समुद्र की ओर चलते, इसे स्थल समीर कहते हैं। और ये समीर जो है रात्रि के समय चलती है। अब समझ में आ गया होगा। जो लोग नहीं समझे हैं वीडियो को 2 बार जो है देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। आप लोग को पता होगा कि जो ज़्यादा कलर होगा वो ज़्यादा अवशोषित करेगा कि इसको, ऊष्मा को। इसीलिए सर्दी में गहरे रंग का कपड़ा खाता पहनिए ताकि आपको ज़्यादा गर्माहट महसूस होगा। इसलिए हल्के रंग के कपड़े उसमें विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मी में सफ़ेद रंग और हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक जो है आरामदायक बनता है। और हल्का रंग का जो कपड़ा होगा, वाइट कलर का, बिल्कुल एकदम कलर, तो उसको क्या करता है, ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, अवशोषित नहीं करता। तो आपको इसीलिए क्या होता है, ठंडा महसूस होता है, ठीक है। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए, करा उत्तर से कौन से सही है। तो कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। शरीर के न्यूनतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यही इसका थर्मामीटर इसी के बीच में रखा गया, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो है उसका प्रयोग जो है पारा का उसमें किया जाता है प्रयोग। तो दोनों चीज़ सही है, 1 और 2 दोनों सही है, समझिए। इसमें तो कोई दिक्कत की बातें आपको नहीं आनी चाहिए थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है,
कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित उपयुक्त कथन में कौन सत्य है, सत्य पूछ रहा था, ठीक है। तो गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा उसमें विकिरण को कम अवशोषित करती है। ये चीज़ अभी आप क्या पढ़े हैं बताइए, एक सेकंड पहले क्या पढ़े कि गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा उसमें विकिरण को कम अवशोषित करती, ज़्यादा अवशोषित करती है। तो गलती लिख दिया ना, पहला गलत हो गया, उल्टा लिख दिया। कह ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं, इसका कारण यह है कि ऊनी वस्त्र उष्मारोधी है तथा इसे रेशों के बीच वायु फंसी रह जाता है, ट्रैप हो जाता है। तो ये 2 नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1 नंबर गलत था, 2 नंबर सही है। हमको सत्य पूछा था तो केवल और केवल 2 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि यदि किसी निश्चित ताप के लोहे को गोले को उसी ताप के जल में डुबाया जाए, मानिए वो लोहा का आप गोला ले लिए, उसको आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिए और उतना ही जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रखे हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रखे हैं। अब इस गोला को उठा के पानी में डाल दिया, पानी में डाल दीजिए, गोला को डाल दिए। अब क्या होगा ये पूछ रहा है। अब आप क्वेश्चन समझ गए होंगे ना हम क्या पूछे आपसे। अब क्वेश्चन समझ गए तो आप स्टेटमेंट समझिए। पहला कह रहा कि उस लोहा के उष्मा का अच्छा चालक होने की वजह से लोहा का गोला गर्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, सीधा सीधे होता है, क्या होगा आप लगाइए दिमाग। लोहा का गोला ठंडा और जल की ताप अधिक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोहे के गोला और जल के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पे हैं, तो एक दूसरे का उष्मा न लेगा न देगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही था, तो केवल और केवल 3 सही होगा, समझे ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि स्टेनलेस इस्पात की जो है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण क्या है। स्टेनलेस इस्पात की जो कढ़ाई यानी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो अब खरीदे होंगे तो देखे होंगे नीचे जो है उसका जो तली जो है वो कॉपर का होता है। तो क्या इसका रीजन क्या, यदि सोचें। देखिए कह रहा तांबे की तली कढ़ाई को अधिक टिकाऊ बनाएगा, बिल्कुल नहीं। कढ़ाई देखने में सुंदर लगेगी, बिल्कुल नहीं। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा को साफ़ करना अत्यधिक जो आसान है, नहीं। ये स्टेनलेस स्टील को साफ़ करना आसान है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है, बिल्कुल उष्मा का अच्छा चालक है। तली जो है कढ़ाई ऐसे होता है ना, तो मानिए इस तली जो है हम तांबा का लगाए हैं, ये उष्मा जितना देंगे तुरंत सब अवशोषित करेगा, खाना जल्दी बनाएगा, ठीक है। इसीलिए तांबा का हम लोग लगाते हैं, उष्मा अच्छा से ज़्यादा अवशोषित करेगा। तो अब आपको समझ में, स्टेनलेस स्टील जो होता है उसकी कढ़ाई जो है उसके पेना जो है क्या बना होता है, किस चीज़ का, कॉपर का, यानी तांबा का। इसका कारण पता चला कि तांबा क्या है, कॉपर क्या है, उष्मा का अच्छा क्या है, अवशोषक है, अच्छा चालक है। अब हम लोग चैप्टर 7 पे आ गए, 5 पे आ गए, अम्ल क्षार और लवण, ठीक है। अम्ल क्षार और लवण, मेरा मन है इस चैप्टर कम से कम खत्म कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अम्ल क्षार और लवण चैप्टर जो है कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सही कोड का चयन करने के लिए कह रहा। तो अम्ल दिया गया है और पदार्थ का नाम दिया गया, ठीक है। अम्ल है और उसके पदार्थ है, तो बस आराम से हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आप लोग इतना अपने से मार दीजिएगा ना, मारिए। देखिए फॉर्मिक अम्ल कहाँ में आ जाता है, चींटी के डंक में पाया था, लाल चींटी में नहीं होता फॉर्मिक अम्ल, तो ये हो गया चींटी, ठीक है। तो इधर आना, हाँ। दूसरा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे है, चूने के पानी में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टार्टिक अम्ल इमली और अंगूर में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में, खाने का सोडा का ये एक्स्ट्रा दे दिया था, अब आपको सब मिल मैच कर गया। चलिए यहाँ पे अम्ल भी दिया है, उसके नाम भी दिया, देखिए। एसिटिक अम्ल सिरका, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, साइट्रिक अम्ल नींबू के फूल, सिट्रिक फल, संतरा नींबू, ये खट्टा वाला होगा ना साइट्रिक अम्ल होगा, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होगा, सिरका में एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है। दही जो होता है दही, उसमें लैक्टिक अम्ल होगा, दही में कौन सा लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें, पालक में पाया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन। एस्कर्बिक अम्ल जहाँ अम्ला, सिट्रिक फल में, विटामिन सी, ठीक है। टार्टिक अम्ल इमली अंगूर कच्चे फल, मतलब जो खट्टा लगने वाला होगा, ठीक है, टार्टिक अम्ल। चलिए अब देखिए इसमें भी दिया है, ये भी आप देख लीजिए। क्षारक का नाम, पदार्थ का नाम इसमें पाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा में पाया जाता है, ठीक है। कैल्शियम, अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर की, हम कहाँ से कहाँ भाग रहे हैं, एक सेकंड। नहीं क्वेश्चन नहीं दिया गया, क्वेश्चन कहाँ है। कह रहा है सोडियम का बाइकार्बोनेट खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी हो गया। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला मार्जक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो साबुन में पाया जाता है, सोडियम और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज़। अब चलते हैं क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपके सामने है। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में कौन सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, उदासीन विलयन लाल और नीले लिटमस पेपर को रंग को परिवर्तित नहीं करने देता है।
देखिए उदासीन विलयन जो होता है ना लाल अथवा नीले लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है, ये सही है। अब देखिए जो लाल लिटमस होगा वो क्या करेगा, मतलब अम्ल क्या करेगा और क्षार क्या करता है, लिटमस पथ के रंग को क्या कर देता है, उस समझ में आएगा। थोड़ा देखिए हल्दी जो है लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक, ठीक है, हल्दी लिटमस और गुड़हल की पंखुड़ियाँ जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। हम लोग लिटमस को सिर्फ लेते हैं मेन चीज़। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, यही सही है। 1 2 3 ये तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ऐसा पदार्थ जो न अम्लीय और जो क्षारीय होता है उदासीन विलयन कहलाते हैं, लाल अथवा नीले लिटमस पर के रंग को परिवर्तित नहीं करता है। तो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, जो क्षार होगा वो लाल लिटमस को नीला कर देगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद होगा। फिर से समझिए क्या बोले हम, जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस को लाल करेगा, जो क्षार होगा वो लाल को नीला कर देगा। अगर कहें एक विलयन है उसमें लिटमस पथ को डाला गया है, लिटमस पथ जो है नीला था पहले, नीले लिटमस को डाला गया और लाल हो गया, तो उसका अम्ल कौन सा है इसमें, तो कौन सा होगा, लाल बना दिया तो अम्ल हो जाएगा, विलयन कौन सा, अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अगर कहे कि एक विलयन है और उसमें जो है लाल लिटमस को डाले और नीला हो गया, तो विलयन कौन सा है, तो क्षारीय विलयन है, ठीक, ऐसे भी बता सकते हैं। देख दे रहा है कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इस पदार्थ के सूचक कहलाते हैं, ठीक है। हल्दी लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि जो है प्राकृतिक रूप पाए जाने वाले सूचक हैं, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में रहेगा निम्नलिखित कौन प्राकृतिक सूचक है, हल्दी लिटमस गुड़हल, इनमें से सभी मारिएगा, इनमें से सभी, सिर्फ लिटमस मार के मत भागिएगा, ठीक है। जब वर्षा जल की अम्ल की मात्रा अधिक होती थी अम्ल वर्षा कहलाता है। वर्षा जल में अम्लीय होने के कारण प्रदूषक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस वर्षा जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये तीनों अम्ल को ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव और उनके प्रचार के कथन में जो कह रहा सही। तो रासायनिक उर्वरक खेत में इस्तेमाल करते हैं ना, तो खेत में रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण क्या क्या सा प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव के बारे में पूछ रहा है, ये बताइए। पहला है रासायनिक उर्वरक का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बनाता है। अब खूब ज़्यादा खेत में खाद्य पदार्थ अच्छी डालिएगा, खाद डालिएगा तो अम्लीय होगा ही माटी, तो माटी अम्लीय हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अत्यधिक अम्लीय मृदा उदासीन करने के लिए जैव पदार्थ मिलाया जाता है। बताओ यार कितना गलत बात दिख रहा है, तो दूसरा गलत है, जैव पदार्थ नहीं। क्या मिलाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे को, ठीक है। देखिए अत्यधिक अम्लीय मृदा को उपचार के लिए बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग में लाया जाता है, जबकि जैविक पदार्थ का उपयोग मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। उल्टा लिख दिया था, ठीक है, मतलब मिट्टी अम्लीय हो गया था, तुम्हारे खेत की माटी अम्लीय है, वैज्ञानिक जांच जब कराएंगे खेती करने से पहले तो अम्लीय है, इसको थोड़ा क्षारीय करना पड़ेगा तब इस सही होगा, उदासीन की तरफ आएगा। कि मिट्टी की अम्लीयता ज़्यादा हो गई है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, चूना मिलाएंगे खेत में, बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूना, तब वो थोड़ा सा क्या होगा, मिट्टी सही होगा। अगर मिट्टी क्षारीय हो गया है तो जैव पदार्थ मिलाएंगे, कैसा पदार्थ मिलाएंगे, जैव पदार्थ, ताकि उसमें अम्ल होता है तो उसको अम्लीकृत करेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया, और इसको जो है उदासीन कर देगा लास्ट में। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है, अरे बोलिए ना, दिख रहा है, कहा ना बोले, हाँ दिख रहा है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिया गया है, दैनिक जीवन में उदासीकरण, कमेंट मारते रहिए भाई, बताइए आप भी कुछ लिखते रहिए कि हाँ सर इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। मज़ा तब आता है जो दोनों तरफ से जो है ताली हो। मीम्स मत बता दीजिएगा कि बिना हाथ में ताली बज सकता है, ठीक है। दैनिक जीवन में उदासीकरण के उदाहरण के संदर्भ में कथन पे विचार करने के लिए बेचना है, आपको सही चुनना है, गलत तो बाद में देखा जाएगा। उदासीनीकरण के बारे में, कारखानाओं के अवशिष्ट यानी कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, इनके जलाशय में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। बिल्कुल, कारखाना जो बड़ा बड़ा उद्योग आपके घर के पास होगा, आपके शहर में होगा, उसमें जो कचरा निकलता है उसमें अम्लीय पदार्थ होता है, उसमें पहले क्या मिलाया जाता है, क्षारीय पदार्थ, ताकि उसको उदासीन बना लिया जाए, तब उसको पानी में बहाएं, नहीं तो पूरा नदी का पानी, समुद्र का पानी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही, इसी सुने थे कहीं नहीं ना, देखिए नया नया चीज़ आपको एनसीईआरटी देगा और ऐसा कॉन्सेप्ट देगा कि आपको अच्छा लगेगा। अब अम्लीय क्यों मिलाया गया क्षारीय पदार्थ, कि समुद्र के पानी जब नदी के पानी मिलाएंगे, किसी पानी में फेंकेंगे तो पानी गंदा होगा, अम्लीय हो जाएगा, तो जीव जंतु मर जाएगा, इसीलिए
अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है। तो बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपके अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर उसको क्या करता है, उदासीन करता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आप समझ जाइए कि कहाँ पे काम करता है आपके अमाशय में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है कि चींटी के डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट तथा कैल्शियम विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा जो आप देख रहे हैं आपको कि चींटी के डंक के प्रभाव जो है, चींटी काट लेता है ना आपको, खूब झटपटाते हैं आप लोग, चींटी काट लिया, नमीयुक्त खाने का सोडा यानी थोड़ा सा मतलब नमी होना चाहिए, अथवा केलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। आप जो चींटी अगर ज़्यादा काट लेगा शरीर के, डॉक्टर के पास जाइएगा तो यही लगाएगा इलाज करके, ठीक है। चलिए, तो केवल जो है 1, 2 और 3 सही होगा। अब वही बात है, क्या इसको पढ़ें। 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट पे है, ठीक है। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। कह रहा उचित कथन में कौन सही है, तो सही पूछ रहा है। देखिए, हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार है। हमारा जो दांत क्षय होने लगा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, तो बताइए। अम्ल जिम्मेदार है, सिर्फ और सिर्फ अम्ल, और कोई जिम्मेदार है? अम्ल तो जिम्मेदार ही है, और कोई क्या जिम्मेदार है? अरे अम्ल ने जीवाणु निर्मित करता है, अम्ल तो होगा ही होगा। दांत के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मित करने में सहायक होते हैं। हाँ, कि खाना खाते हैं, रात का आप दंतमंजन नहीं करते हैं तो आपके दांत में जो फंसा रहता है छोटा छोटा कण, वही अम्ल बनाता है, और सवेरे देखते हैं आपका मुंह में अम्ल रहता है, ठीक है। तो वही से आप ब्रश करते हैं, ब्रश में क्या होता है बताइए, ब्रश में क्या होता है? क्षार होता है। अरे यार, क्षार होता है जो आपको क्या कर देता है कि अम्ल को क्षार के उदासीन कर देता है, ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। घर से बार बार फोन आने लगा। चलिए, तो आज 5 चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। छठा चैप्टर से कल चलेंगे, कल थोड़ा सा लंबा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आज रात में इसका टेस्ट भी होगा, टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक। क्वेश्चन बन के तैयार है, तो मिलते हैं। आज शाम में होगा तो एक और सेट कराएंगे BSSC का, ठीक है। और मेरा मेंस की भी तैयारी चल रहा है, उधर भी आंसर राइटिंग करना पड़ता है, तो थोड़ा सा अभी मुश्किल तो होगी कुछ दिन तक, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।